टू सिविल्स ओनली। तो आज के सेशन में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री जो बिपिन चंद्रा वाली है उसके चैप्टर 4 से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर जो है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज। लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप पहले चैप्टर को रीड कर लीजिए, फिर इस सेशन को ज्वाइन कीजिए तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्तित्व में लाई गई थी, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग ने सिविल सेवाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार का समर्थन किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आप स्टेटमेंट पहला देखें जो सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्तित्व में लाई गई थी, ये सही है और इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार का समर्थन किया था, यह गलत है। बल्कि वॉरेन हेस्टिंग और जो रॉबर्ट क्लाइव है शुरुआती दौर में इन्होंने इसमें रिफॉर्म करने की बहुत कोशिश की थी, हालांकि वे इसमें सफल नहीं रहे ज्यादा। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी केवल एक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया था? ठीक, फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कौन सा सुधार किया गया था। पहला, वेतन को बढ़ाया गया था। दूसरा, उसने सिविल सेवा में पदोन्नति यानी प्रमोशन का आधार जो है वो वरिष्ठता की बजाय जो सीनियरिटी होती है उसकी बजाय उन्होंने वर्क परफॉर्मेंस को रखा था। और तीसरा, कंपनी के नौकरों को राजस्व वसूली पर एक निश्चित कमीशन दिया जाता था, यानी जो कलेक्टर होते थे खासकर वो जो राजस्व वसूली करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे एरिया का, तो उसमें उन्हें कमीशन भी दिया जाता था सैलरी के ऊपर। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सुधार किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आप अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3 ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो जो स्टेटमेंट पहला है और जो स्टेटमेंट तीसरा है यह तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि उसने सिविल सेवा में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता के बजाय प्रदर्शन को बनाया, यह गलत है, बल्कि इसका उल्टा था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे सुधार किए थे। जो इन्होंने मेन रिफॉर्म्स किए थे उसमें पहला, इन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार जो यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज में जो भ्रष्टाचार था उसका मुख्य कारण था कि इनके वेतन में बहुत कमी थी, मतलब वेतन कम था इनका। इन्होंने सबसे पहले तो इनके वेतन को बढ़ाया। वेतन को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उस समय जो कलेक्टर की जो सैलरीज थी 1500 इन्होंने फिक्स किया था। ठीक, दुनिया में जितने भी जॉब्स थे उस वक्त उसमें सबसे ज्यादा सैलरी किसमें था? इंडियन सिविल सर्विस मतलब इंडियन कलेक्टर का था। 1500 उन्होंने सैलरी की थी और 1500 सैलरी के अलावा 1% कमीशन भी फिक्स किया गया था कि आप जितने भी राजस्व वसूली करेंगे उसका 1% आपको दिया जाएगा आपकी सैलरी के ऊपर। और तीसरा रिफॉर्म किया था ये जो सिविल सेवा है, इंडियन सिविल सर्विस जो उस वक्त था उसमें सीनियरिटी को रखा जाएगा, ना कि आपके वर्क परफॉर्मेंस को, ताकि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इसमें ना आ जाए। ये 3 रिफॉर्म्स किए गए थे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्रारंभिक चरण में सिविल सेवाओं में भारतीयों को बाहर रखने की नीति क्यों अपनाई? पहला, भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं थे। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं थे। इसमें यह नहीं कह रहा है कि अंग्रेज ऐसा मानते थे, इसमें बस लिखा हुआ है कि भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं थे। दूसरा, उन्हें भारतीयों की योग्यता और निष्ठा पर भरोसा नहीं था। और तीसरा, उनका मानना था यानी ब्रिटिशर्स का कि ब्रिटिश विचारों पर आधारित प्रशासन केवल अंग्रेजी कर्मियों द्वारा स्थापित किया जा सकता था। इन तीनों में से कौन सा कारण था कि उन लोगों ने जो प्राथमिक चरण था उसमें सिविल सेवाओं में भारतीयों को बाहर रखा गया था? तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 और 3 है, यानी कि भारतीयों की योग्यता पर उन्हें शक था और दूसरा उनका मानना था कि जो ब्रिटिश विचार है उस पे आधारित जो प्रशासन है, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो टॉप पोस्ट्स हैं उसमें अंग्रेजी कर्मियों का भर्ती होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने भारतीयों को नहीं रखा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर जो पहला है मैंने जो स्ट्रेस किया था
दिया था जो पहले स्टेटमेंट पे, इसमें ऐसा नहीं कह रहा कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था, बल्कि कहा जा रहा भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत। ठीक, तो इसलिए स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अनुमति नहीं थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है ब्रिटिश सेना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को एशिया से परे फैलाना था, मतलब कि एशिया के बाहर भी ले जाना था। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको देखिए, भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अनुमति नहीं थी, यह क्या है? गलत है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सेना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को एशिया से परे भी ले जाना था, यह सही है। पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय काल के दौरान भारत में पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में, अब ये पुलिस व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना से पहले जमींदार पुलिस का कार्य किया करते थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के संदर्भ में भारत ब्रिटेन से आगे था। इसमें से कौन सा कथन आपको सही दिख रहा है? पहला जो स्टेटमेंट है, भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना से पहले जमींदार पुलिस का कार्य करते थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक, बाद में इनको मुक्ति दे देगी इससे, इस काम से। और जो दूसरा स्टेटमेंट है जो आपको गलत लग रहा होगा कि पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के संदर्भ में भारत ब्रिटेन से आगे था, यह भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। जो कॉर्नवालिस था उसने इतना रिफॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे जो थाने थे, दरोगा की बहाली वगैरह, सर्कल ऑफिसर्स की पोस्टिंग, ये सारा कुछ कॉर्नवालिस ने किया था, जो उस वक्त ब्रिटेन में भी नहीं हुआ करता था। इसलिए उस समय पुलिस व्यवस्था जो भारत में थी वो मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में ब्रिटेन से भी आगे थी। ठीक, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। छठे क्वेश्चन को देखिए। छठे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्रिटिशों ने भारत में पुलिस व्यवस्था स्थापित कर निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि हासिल की? ठीक, इसका क्या परिणाम हुआ? पहला, डकैती जैसे बड़े अपराधों को कम करने में पुलिस सफल रही। दूसरा, पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के आयोजन को भी रोका। कौन सा कथन इसमें सही लग रहा है? इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, डकैती जैसे बड़े अपराधों को कम करने में पुलिस सफल रही, तो चूंकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई इसलिए डकैती में कमी आई थी बहुत बड़े पैमाने पे। दूसरा, पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के आयोजन को भी रोका, यह भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश काल में न्यायालयों का उनके क्षेत्राधिकार, ठीक है, को आरोही क्रम के अनुसार सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ये आपको देखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में। पहला देख लिए, रजिस्ट्रार न्यायालय, फिर उसके बाद सदर दीवानी अदालत, प्रांतीय न्यायालय, जिला न्यायालय। दूसरा, रजिस्ट्रार न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय, सदर दीवानी अदालत। तो इस तरीके से अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो जो दूसरा ऑप्शन है ना, रजिस्ट्रार न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर प्रांतीय न्यायालय, फिर सदर दीवानी अदालत, ये सही आंसर होगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली की नींव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक जिले में अंग्रेजों ने सिविल कोर्ट की स्थापना की। अब न्यायिक प्रणाली जुडिशरी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रत्येक जिले में अंग्रेजों ने सिविल कोर्ट की स्थापना की थी, प्रत्येक जिले में। ठीक, दूसरा, सिविल जज और कलेक्टर के पद को एक दूसरे से अलग कर दिए गए। क्या ये सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है कि प्रत्येक जिले में सिविल कोर्ट की स्थापना की गई, और दूसरा, सिविल जज और कलेक्टर के पद को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। नौवां क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विकास हुआ? पहला, अपील और सर्किट की अदालतें समाप्त कर दी गई। दूसरा, न्यायिक सेवाओं में भारतीयों की स्थिति और शक्तियां बढ़ाई गई। तीसरा, दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही लग रहा है? तो अगर आप ठीक से ऑप्शंस देखेंगे, जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ना कि अपील और सर्किट की अदालतें समाप्त कर दी गई, बेंटिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सही है। दूसरा, न्यायिक सेवाओं में भारतीयों की स्थिति और शक्तियां बढ़ाई गई, ये भी सही है। और तीसरा, दीवानी निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, यह गलत। ठीक, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, That's why C is the correct answer। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय कानूनी व्यवस्था, अंग्रेजों ने भारतीय समाज के प्रथागत कानूनों को खारिज कर दिया। ठीक है। दूसरा है, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की कानून बनाने की शक्तियां जब्त कर ली गई, खत्म कर दी गई। तीसरा है, वर्तमान भारतीय दंड संहिता को लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता वाले एक कानून आयोग द्वारा संहिताबद्ध यानी कोडिफाई किया गया था। इसमें कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो अगर ऑप्शन ए देखे यानी कि 1 और 3,
तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है अपने आप में, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ना कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की कानून बनाने की जब शक्तियां जब्त कर ली गई थी, ये ठीक उलट है। ठीक है, पूरी शक्तियां दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन के दौरान और उससे पहले भारत में न्यायपालिका प्रणाली एक दूसरे से भिन्न थी? ये आपको बताना। उससे पहले और उसके बाद, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान और उससे पहले भारत में न्यायपालिका प्रणाली कैसे एक दूसरे से भिन्न थी? पहला है न्यायालयों की उपस्थिति, दूसरा कानून के शासन की व्यवस्था, तीसरा न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति, और चौथा कह रहा है कि न्यायालयों की उपस्थिति, कानून के शासन की व्यवस्था दोनों। इसमें जो स्टेटमेंट, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कानून के शासन की व्यवस्था, इसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, ये ब्रिटिशर्स के बाद हुआ था, उनके आने के बाद ये किया गया था लागू। लेकिन जो न्यायालय की उपस्थिति वो पहले भी थी, कोर्ट पहले भी हुआ करते थे, इस तरह के कोर्ट्स नहीं, मॉडर्न कोर्ट्स नहीं हुआ करते, लेकिन कोर्ट्स हुआ करते थे। तीसरा जो है न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति, ये तो आप जानते हैं बहुत पहले से ही न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति थी भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, यही भिन्न करता है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में अंग्रेजों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक नीति के संबंध में, सांस्कृतिक और सामाजिक, कल्चरल और सोशल पॉलिसीज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय समाज एवं संस्कृति के परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? दूसरा, ब्रिटिश समाज में परिवर्तन के कारण समकालीन भारत, कंटेम्परेरी इंडिया में भी सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ब्रिटिश समाज में परिवर्तन के कारण समकालीन भारत में भी सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको तो ऐसे भी सही लग रहा होगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या सही है कि अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय समाज एवं संस्कृति के परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी नहीं। 1813 तक तो ऐसा था, लेकिन उसके बाद चेंजेज आए। अब बुक में भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, जो डिटेल्स में लिखा हुआ है उसमें 1813 के बाद के बारे में। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वैज्ञानिक और दार्शनिक विकास के संदर्भ में, साइंटिफिक और फिलोसफिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला, ब्रिटिश रूढ़िवादी भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति की शुरुआत के खिलाफ थे। ठीक, दूसरा, रूढ़िवादी भारतीय दर्शन संस्कृति का सम्मान करते थे। तो कौन सा कथन सही है? तो दूसरा आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन दूसरा सही है। रूढ़िवादी भारतीय दर्शन संस्कृति का सम्मान करते थे, बट वो अंग्रेजी फिलॉसफी और दर्शन भी, मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी और कल्चर भी इनकलकेट करना चाहते थे यहाँ पे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी। जो पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश रूढ़िवादी भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति की शुरुआत के खिलाफ थे, यह गलत है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है तो वो तो सपोर्ट ही करते थे। 14वां, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो वुड्स डिस्पैच जो है सीधा सीधा ये शैक्षिक सुधार से जो एजुकेशनल रिफॉर्मों से संबंधित था। जो विलियम वुड्स उनका नाम था, जो उन्होंने कहा था कि जो ट्रिकल डाउन थियरी होता है ना, कि ऊपर वाले को पढ़ा दो और उससे नीचे वाले जो शिक्षित हो जाएंगे, ये उसके उलट इन्होंने क्या कहा था, पूरे समाज को पढ़ाना चाहिए। हालांकि ये लागू नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, ये शैक्षिक सुधार के संबंध में था उस डिस्पैच। 15 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? पहला, राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी ज्ञान के अध्ययन की वकालत की थी। दूसरा, 19वीं सदी के बुद्धिजीवियों ने भारत की पारंपरिक शिक्षा को पिछड़ा हुआ माना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आप ये मत समझिए 19वीं सदी के जो इंटेलिजेंसिया थी, जो बुद्धिजीवी, क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए भारतीय पारंपरिक शिक्षा को पिछड़ा हुआ नहीं मानते थे, ये गलत है। बल्कि वो कहते थे स्टैग्नेंट है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें पश्चिमी शिक्षा भी लेनी चाहिए, और कहते थे जो ट्रेडिशनल शिक्षा है उसकी बजाय हम लोग को मॉडर्न शिक्षा अपनाना चाहिए। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है। 16th क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लॉर्ड मैकॉले ने प्राच्य विद्या, जिसको ओरिएंटल लर्निंग कहते हैं, को यूरोपीय विद्या के समान श्रेष्ठ माना। दूसरा, पश्चिमी विज्ञान और साहित्य केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता था। इसमें कौन सा कथन सही है? पश्चिमी विज्ञान और साहित्य केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता था, ये तो सही है। और जो पहला है ना कि लॉर्ड मैकॉले ओरिएंटल लर्निंग को यूरोपीय लर्निंग के समान मानते थे, ये तो गलत है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? जिसकी मैं बात कर रहा 1813 तक वाला, कि उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया था यहाँ के पॉलिसीज के साथ और रिलीजियस पॉलिसीज के साथ। पहला है, इसका उद्देश्य विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करना और भारत में आधुनिक विज्ञान के बढ़ावा देना था। दूसरा, अधिनियम के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया था।
ठीक, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। पहला, विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करना और भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना था, सही है। अधिनियम के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने निर्देश दिया गया था, ये भी सही। 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में अंग्रेजों की शिक्षा नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? शिक्षा नीति, पहला, उन्होंने उच्च शिक्षा पर जोर दिया और प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की, क्या ये सही है? दूसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान भी खोले गए थे। तीसरा, शिक्षा नीति अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत, जो मैंने बात की ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते, पर आधारित थी, तो क्या ये सही है? ऊपर वाले को पढ़ाओ, नीचे अपने आप वो जो है शिक्षित होते जाएंगे। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? तो शिक्षा नीति के बारे में जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 है वो तो सही है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, ये गलत है। वैसे स्टेटमेंट को देखने से आपको लग रहा होगा शायद इनको भी पढ़ाया जाता होगा शिक्षण, मतलब इनको भी प्रशिक्षण दिया जाता होगा कि आपको कैसे इंग्लिश एजुकेशन का प्रसार प्रचार करना है, लग रहा होगा सही, लेकिन ये गलत है। 19th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शिक्षित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था देखना है, ठीक है। तो पहला, अंग्रेज अधिकारियों के स्थानापन्न प्राप्त करना, सब्स्टिट्यूट प्राप्त करना। दूसरा, सस्ते और शिक्षित भारतीय कर्मचारी। तीसरा, उच्च पदों के लिए भारतीयों के कौशल का निर्माण करना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि एनालिसिस है, एनालिसिस पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता है कि उच्च पदों के लिए भारतीयों के कौशल का निर्माण करना कतई इनका ये कारण नहीं था इसके पीछे कि भारतीयों को शिक्षित करे, ठीक है, क्योंकि उच्च पदों पे इसको डालना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश विचार से प्रभावित प्रशासन ब्रिटिशर्स ही चला सकते थे, ऐसा मानना था ब्रिटिशर्स का। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में ब्रिटिश प्रारंभिक शिक्षा नीति की क्या कमियां थी? पहला, बालिकाओं की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा। उन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा आप समझ रहे हो, उपेक्षा मतलब उसको इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, नकार दिया था। तीसरा, शिक्षा काफी महंगी थी। तो जो अर्ली एजुकेशनल रिफॉर्म था, पॉलिसी था, उसमें कमियां क्या थी? उसमें गर्ल एजुकेशन की बात नहीं थी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई, और तीसरा, शिक्षा महंगी थी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही है। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे, ये 20 क्वेश्चन आपने देखा एनालिटिकल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको बोला था चैप्टर को पहले अच्छे से रीड कीजिए, फिर इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से इसको देखिए। इससे बाहर आपको कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। मैंने आपको बोला जो 13 चैप्टर्स है उसको कवर करके आपको दिया जाएगा, सारे इसके सारे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यूपीएससी के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बट इसके अलावा चूंकि आप देख रहे होंगे बीपीएससी यूपीपीएससी भी अपने कुछ क्वेश्चंस में एनालिटिकल क्वेश्चंस को डाल रही है, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चौथा चैप्टर था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, ठीक है, इंडिया में। तो ये था 4th चैप्टर। 5th चैप्टर लेके हम लोग आ रहे हैं, तब तक आप 5th चैप्टर को पढ़ लीजिए। थैंक यू।